नमस्कार, स्वागत है आपका 15 संभाग 15 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु सिंह। और इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की। आज चौथा दिन है मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का और आज नरसिंह घोटाला जो पहले से ही गूंज रहा है। इसी बीच विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन यानी कि आज भी सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे पर अड़ा रहा। इसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई देगा, जिसके बाद मंत्री विश्वास सारंग की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। एमपी में जिन कॉलेजों को सीबीआई जांच के आधार पर कोर्ट से राहत मिली है, उनको भी जांच के दायरे में लाने की गुजारिश की जाएगी। ऐसे में साफ है कि मंत्री विश्वास सारंग की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती दिख रही हैं। वहीं नर्सिंग कॉलेज की मान्यता और घोटाले को लेकर विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक चली, जहां कांग्रेस के सदस्यों ने सर्वदलीय कमेटी से जांच की मांग पर विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग की है। वहीं इस बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। इसमें मंत्री विश्वास सारंग की भूमिका रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के समय घोषणा करती है, लेकिन बजट में प्रावधान नहीं करती है। तो ये बताए मोहन यादव सरकार की क्यों आपने जो इतनी लुभावनी योजनाएं थी जिससे आपने चुनाव जीता, उसको बजट से बाहर क्यों कर? क्या मोहन यादव जी के ऊपर, मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास सारंग भारी है? जब स्पष्ट दिख रहा है कि उन्होंने झूठे जवाब दिए, सदन को गुमराह किया, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस पे सदन पे चर्चा क्यों नहीं हुआ? ऐसे झूठी बात करके आप पूरे प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं। मैं पुनः कहूँगा, नर्सिंग कॉलेज घोटाले में हमने जो सदन में तथ्य प्रस्तुत किए हैं, हमारे पास एक एक तथ्य का पूरा प्रमाण है और आज और अगले कुछ दिनों में हम तथ्य के आधार पर और सरकारी दस्तावेजों के माध्यम से साबित करेंगे कि कैसे तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी ने सदन के अंदर गुमराह किया है, झूठ बोला है। हमारे पास पूरे सबूत है मंत्री विश्वास सारंग जी के द्वारा किस प्रकार से उनकी बैठक के बाद उन कलंकित कॉलेजों को समर्थता और मान्यता दी गई थी। हमारे पास इसके पूरे प्रमाण हैं। वहीं कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि कांग्रेस गुब्बारे की तरह फूट रही है। जो तथ्य हैं वो बिल्कुल सही, जो मैंने बोला वो सही है, ये बता देता हूं मैं। ये मेरे पास पूरे तथ्य हैं, कोई भी बात मैंने गलत नहीं बोली है। जो बोला है वो सही बोला है, वो पेपर पर आधारित है, वो रिकॉर्ड में है। मैंने लफ्फाजी नहीं की, लफ्फाजी उनने की है। जब उनके गुब्बारे की हवा निकल गई तो फूटे हुए गुब्बारे में फिर से हवा भरने की वो कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई शुरू होते ही एक बार फिर सदन में नरसिंह घोटाले के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। विपक्ष नरसिंह घोटाले पर विशेष अधिकार नियम के तहत चर्चा की मांग कर रहा है और आक्रामक रुख अपनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इधर हाथरस में मचे हाहाकार के बाद अब पुलिस और जांच एजेंसियों का शिकंजा भोले बाबा उर्फ हरि नारायण सरकार पर कसने लगा है। देश के अलग अलग राज्यों और बाबा के ठिकानों पर पुलिस की टीमें दबिश देने लगी हैं। आज बाबा के ग्वालियर स्थित आश्रम पर पुलिस पहुंची और जांच भी की। ये खास रिपोर्ट देखिए। हाथरस में मचे हाहाकार के बाद अब पुलिस और जांच एजेंसीज का शिकंजा भोले बाबा उर्फ हरि नारायण साकार पर कसने लगा है। देश के अलग अलग राज्यों और बाबा के ठिकानों पर पुलिस की टीमें दबिश देने लगी है। 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार बाबा अब भी पुलिस के शिकंजे से बाहर है। पुलिस की टीम आज भोले बाबा के ग्वालियर स्थित आश्रम पहुंची, जहां झंडा का पूरा गांव में बाबा का आश्रम मौजूद है। पुलिस टीम को बाबा के आश्रम में ताला लगा मिला। पुलिस ने बाबा के आश्रम की तलाशी ली, साथ ही आसपास मौजूद लोगों से आश्रम और बाबा के बारे में जानकारी इकट्ठा की। जानकारी के मुताबिक यहां पर बाबा के सेवक ने किराए पर प्रॉपर्टी ली थी। साथ ही 2023 में यहां बाबा का सत्संग हुआ था। इस कॉलोनी का नाम बाबा के नाम पर ही रखा गया है। लोगों ने बातचीत के दौरान कई बड़े खुलासे किए।
आप भी सुनिए कि स्थानीय लोगों ने बाबा को लेकर क्या कुछ कहा है। हाँ, इन्हीं का आश्रम है। 1 साल हो गई जब आए थे, फिर एक बार उनने सारा सिटी में लगाया था, उन्हें वहाँ से चले गए हैं और अभी तक आए नहीं है। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी रहते थे 100 के लगभग उनके साथ में। हाँ, उनके साथ में पक्के पर गए थे वो, मतलब वो अब चले गए हैं। एक भी बंदा नहीं है यहाँ पर जिस सुन के बज गए हैं। ज्यादा कर्मचारी रहते उनके कुछ नहीं करते, खाने पीने वाले जो कर्मचारी रहते थे और गेट पे ये सकती के गेट में कोई बुरे नहीं, उनने तो कोई पता नहीं है कि भैया क्या फ्री में लिया, क्या मतलब कॉलोनी वाले पता हो कोई कह रहे होगा किराया देते हैं अभी, तो जिनके डेरा डरने से डरे खाना पीना बनाते कर्मचारी जामे और जा कॉलोनी में कोई नहीं जाता अंदर। यहाँ पे हरी जी देखो, अब वहाँ भोलेनाथ का नाम चल रहा है और यहाँ पे हरी जी यहाँ इसलिए इस कॉलोनी का नाम हरी विहार कॉलोनी नाम रखा है, ठीक है सर। और यहाँ पे सब ये भूत प्रेत ये सब व्यक्ति बाबा जो है अपने मंत्रों बाबा जो है अपने विश्व नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसे सदा सदा के लिए जय जयकार हो ऐसे बुलवाते थे लोग। हम तो आज तक इनके कैंप में नहीं आए। वहीं इस पड़ताल के दौरान बाबा के कुछ अनुयायी भी मिले जो अपने पास 24 घंटे बाबा की मूर्ति लेकर चलते हैं और उन्हें ईश्वर मानते हैं। ऐसी ही एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि बाबा ईश्वर का रूप है और मैं 7 वर्ष की थी तब से पूजा कर रही हूँ। इसके साथ ही जहाँ बाबा का आश्रम है वहाँ उनका घर है और वो घरों पर बाबा की तस्वीर लगाए हुए हैं। भगत हैं और स्वयं परमात्मा हैं, हम जान चुके मान चुके हैं, तब हम बता रहे हैं तुम्हें। और जी देख ले दुनिया को का हो, पापी डूबेंगे कभी बच ना सकता। बाबा के ग्वालियर आश्रम और उनके यहाँ आने जाने को लेकर जब स्थानीय लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बाबा अक्सर यहाँ पर आया करते थे और अभी 4 महीने पहले ही बाबा यहाँ गए थे। स्थानीय लोगों ने बाबा पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने खुलासे करते हुए कहा कि बाबा के सत्संग में बुरे काम भी होते थे और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी होती थी। तो सेवादार थे तो मना कर देते, बोले यहाँ कोई फोटो नहीं खिंचेगा। तो हमने अब सवाल भी किया उन लोगों से कि भैया फोटो क्यों नहीं खिंचेगा, ये तो धर्म का काम है, उजागर होता है, सब जगह होता है। तो बोले नहीं ये काम नहीं होगा। तो हम समझ गए कुछ इसमें कुछ दिक्कत है, तो इसलिए फिर हम आगे कुछ नहीं बोले। यहाँ पे सत्संग में कुछ नहीं होता था। उनके साथ में शायद 25 से 30 सिक्योरिटी रहते थे और यहाँ पे कुछ अनाप शनाप भी काम होते थे। उनके साथ में एक लड़की भी रहती थी, फोटो भी नहीं खींचने देते। सिक्योरिटी रहते थे ना, जो बाबा बुलाते थे सिक्योरिटी उन्हीं को ले जाते थे अंदर। बहुत दूर दूर से आते थे लोग यहाँ पे और जो उल्टे सीधे काम बहुत से देखे हमने, तो हमने अपनी आंखों से देखे हैं। बस काली जी है सामने, हमने वीडियो नहीं बना पाई, फर्क जी है, देखे हमने भी है। कल यहाँ पर पुलिस आई और उस पूरे आश्रम की छानबीन करी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सदस्य उनका नहीं मिला है। और सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से बाबा का ग्वालियर में कनेक्शन मिला है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो उनके अनुयायी हैं उनकी भी संख्या अधिक है। यही कारण है कि पुलिस अब हर पहलू से उनकी जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। तो आपने ये तस्वीरें देखी जहां देखिए पुलिस प्रशासन की टीम तो बाबा पर शिकंजा कसी रही है, लेकिन इसके साथ साथ देखिए जहां अलग अलग राज्यों में पुलिस की टीम पहुंच रही है, उन ठिकानों पर भी दबिश दी जा रही है और जांच की जा रही है कि आखिर बाबा है कहां। दूसरी ओर संत समाज भी अब मुखर हो रहा है। हाथरस में सत्संग के दौरान हुए हादसे के बाद संत समाज भी अब हरि नारायण साकार उर्फ भोले बाबा के खिलाफ आ गया है। जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज ने भी इस मामले में नाराजगी जाहिर की है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनवाते हैं आपको। हाथरस में साकार हरि बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 122 लोगों की मौत हो गई। हाथरस में सत्संग के दौरान हुए मौत के तांडव में अब बाबा के खिलाफ संत समाज भी उतर गया है। जगत गुरु पद्म विभूषण से सम्मानित स्वामी राम भद्राचार्य ने भी इस मामले पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि असत्य फैलाकर भोली भाली जनता को बहला रहा है। ये खुद को भगवान कहता है, फिर इसके सामने इतने लोगों की मौत कैसे हो गई? इसको तो आजीवन कारावास में डाल देना चाहिए। वो स्वयं अपने को नारायण हरि बनाना चाह रहा था कि मैं साकार नारायण हूँ। अब बताओ, जो साकार नारायण है तो उसके सत्संग में लोग मरे कैसे? और सूट बूट पहनकर, जूता पहनकर सत्संग करता है, वो उसकी कोई परंपरा ही नहीं। और भोली भाई जनता को भागा के चौपट करवा दिया। तो मैं कहता हूँ इसको अरेस्ट करना चाहिए और इसको आजन्म कारावास देना चाहिए।
वहीं जगतगुरु ने इस घटना के मामले को लेकर कहा कि प्रशासन का इसमें कोई दोष नहीं है। इसके लिए प्रशासन को कोई सूचना नहीं दी गई। सरकार और प्रशासन को पूरे मामले पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन का कोई दोष है, प्रशासन को कोई सूचना दी गई, कोई सूचना प्रशासन को नहीं दी इन लोगों ने। अभी इसके लिए कठोर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, प्रशासन को। मंगलवार को हाथरस के फुलरई गांव में यह हादसा हुआ था, जिसमें 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद बाबा साकार हरि के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है और अब संत समाज भी बाबा के खिलाफ उतर आया है। लेकिन बाबा गायब है। अब देखना होगा कि कितने जल्दी और किस तरह से बाबा पुलिस के हत्थे चढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और चलिए अब बात इंदौर की कर लेते हैं। बारिश के मौसम में पानी भर जाने से गड्ढे का पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है, जिससे कई बार बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर में, जहां नगर निगम की लापरवाही से एक बच्ची की जान जाते जाते बची। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट को देखिए। इंदौर की सड़कों पर मौत के गड्ढे, नगर निगम की बड़ी लापरवाही, घर के सामने मौत का कुआं। इंदौर शहर में नर्मदा लाइन सुधारने और नई लाइन डालने के नाम पर खोदे गए गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं। बारिश का पानी इनमें भरने से हादसे हो रहे हैं। अम्मार नगर में ऐसे ही पानी से भरे एक गड्ढे में एक बच्ची गिर गई और डूबते डूबते बची। इस घटना का सीसीटीवी सामने आया, तो पहले आप ये वीडियो ही देख लीजिए। सीसीटीवी में कैद हुई इस घटना में साफ नजर आ रहा है कि बच्ची जो एक महिला के साथ यहां से गुजर रही है, लेकिन इसी बीच पानी के गड्ढे को पार करते समय बच्ची यहां रुक जाती है और फिर पानी को देखकर उसमें अपना पैर डालती है। इसी बीच बच्ची का संतुलन बिगड़ा और बच्ची सीधे पानी में जा गिरी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गड्ढे में गिरते ही बच्ची पूरी तरह से डूब गई। साथ में मौजूद महिला ने जब ध्यान दिया तो बच्ची पानी में डूब रही थी। उसने शोर मचाया, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। इसी बीच एक नाबालिग बच्चा वहां पहुंच गया और उसने जब बच्ची को डूबते हुए देखा तो खींचकर बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि बच्ची की जान बच गई। अगर मदद के लिए बच्चा वहां ना पहुंचता तो बच्ची की जान भी जा सकती थी। दरअसल इंदौर के वार्ड नंबर 1 की गली में नर्मदा लाइन के लिए गड्ढा खोदा गया था। बारिश के चलते इस गड्ढे में पानी भर गया। गड्ढे की वजह से पूरी गली का रास्ता बंद हो गया था। ऐसे लोगों को रिस्क लेकर किनारे से आना जाना पड़ रहा था। एक महिला जो बच्ची के साथ जब इस गड्ढे को पार कर रही थी, तभी ये घटना हुई। हालांकि जिम्मेदार अब कार्रवाई की बात कह रहे हैं। देखिए, ये बहुत गंभीर घटना है और भगवान का शुक्र है कि बच्ची सकुशल बाहर आ गई, और लेकिन ये हमारे लिए गंभीर घटना है। तो इस प्रकार की जब ये कल की घटना जब सामने आई तो उसमें जो LNT जो ठेकेदार है उनके ऊपर हम लोगों ने 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। साथ ही साथ हमारे जो सब इंजीनियर हैं उनके ऊपर भी हमने वेतन काटने की कार्रवाई की है और सबको चेतावनी जारी की गई है कि इस प्रकार की घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो, और जहाँ भी हमारे कार्य हो रहे हैं उसमें प्रॉपर बैरिकेडिंग करके ही कार्य करें। अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर बारिश के मौसम में नगर निगम की तरफ से इतना खतरनाक गड्ढा क्यों खोदा गया है, और अगर खोदा गया तो सुरक्षा को लेकर कोई चेतावनी बोर्ड क्यों नहीं लगाए गए। अगर बच्ची की जान चली जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो ये तो बात हुई इंदौर की, जहां देखिए गड्ढा खोदा गया, लेकिन लापरवाही ये कि नगर निगम ने इस गड्ढे को भरा ही नहीं, और ऐसे में बारिश के मौसम में बच्ची जो इस हादसे का शिकार हुई उसकी जान पर बनाई। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे डिंडोरी की, क्योंकि डिंडोरी की खरगहना ग्राम पंचायत में बीते 5 साल से महिलाएं गैस सिलेंडर के लिए भटक रही हैं। देश भर में इस योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इस योजना को लेकर कई चुनाव भी बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद 5 साल हो चुके हैं डिंडोरी के खरगहना ग्राम पंचायत की महिलाओं को जो गैस सिलेंडर के लिए भटक रही हैं। एक तरफ सरकार महिलाओं को चूल्हे के धुएं से बचाने के लिए हजारों करोड़ की योजना चला रही है, तो दूसरी तरफ खरगहना ग्राम पंचायत के कर्मचारी महिलाओं का हक मारकर सरकार की योजना पर पलीता लगा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। खरगहना ग्राम पंचायत कार्यालय की दीवारों में बड़े बड़े अक्षरों से PM उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों की संख्या 168 लिखी गई है,
जबकि गांव में 1-2 नहीं बल्कि 30 से भी ज्यादा ऐसी महिलाएं हैं जो पात्र होते हुए भी पीएम उज्ज्वला योजना के लाभ से वंचित हैं। महिलाओं का दावा है कि 5 साल पहले सरकारी दस्तावेजों में उन्हें उज्ज्वला योजना का हितग्राही तो दर्शा दिया गया, जबकि उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। खाना बनाने का परेशानी है सर। गैस एजेंसी वाले गैस भरे थे हम लोग उज्ज्वल योजना के लिए, लेकिन मिल नहीं रहा है गैस। बार बार जाते हैं, बार बार भगा देते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे करके। तो जो लाभ मिल रहा है वो लाभ हमको मिल नहीं रहा है। कागजों में मतलब आपको हितग्राही बना दिए रिकॉर्ड में? जी बना दिए हैं। सिर्फ हम अपनी फैमिली से 3 हैं, मेरे पापा हैं और मेरे भैया हैं और मैं हूँ। बहुत दिक्कत आते है, लकड़ी झीटी भी नहीं मिले। जंगल जात हम तो बंझरिया नहीं नानन दी नान थन कैसे हो लकड़ी झीटी तो जलात हम तो बरसा ही तो जला नहीं। धुआं होता है पूरा? धुआं होता है। तो कितनी दिक्कत जाती खाना बनाने में? बहुत दिक्कत जाता है। सरकार ये योजना चला रही है, वो कैसी योजना तो चलाते हैं, लाभ नहीं मिले। 50 करीब होंगे सर उज्ज्वल योजना की महिलाएं, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। परेशानी है महिला लोग। तो ये ना दिखावे के लिए इनका नाम दर्शा दिए उसमें? और का दिखावे के लिए तो है ही, और का इसलिए तो परेशानी है। लाभ ही नहीं मिल रहा है महिलाओं को। परेशानी कुछ नहीं मिला इनको। खाओ मिलता तो का कितना परेशानी होते पर लोग। पीएम उज्ज्वला में फर्जीवाड़े की पड़ताल करते जब हमारी टीम गाड़ासरई स्थित साहू गैस एजेंसी पहुंची, वहां मौजूद कर्मचारियों ने खरगहना गांव की महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन नहीं दिए जाने को लेकर सवाल किया। तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि खरगहना के ग्राम पंचायत के अंतर्गत महिलाओं के जो कनेक्शन हैं गैस कनेक्शन वो बन चुके हैं। कुछ महिलाओं के बाकी होंगे, लेकिन मेरे पास अभी उपलब्ध बता रहा हूँ 50 से 60 महिलाओं के कागजात, जो मतलब उनके कागज़ हैं कंप्लीट एसबी विद पेपर विद बिल, और मेरे पास अभी मौजूद हैं और उनको मैं कनेक्शन बांट रहा हूँ। जिस साहू गैस एजेंसी पर पीएम उज्ज्वला योजना में फर्जीवाड़े करने के आरोप लग रहे हैं, ये वही एजेंसी है जिसके खिलाफ साल 2022 में भी पीएम उज्ज्वला में फर्जीवाड़ा किए जाने को लेकर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज की थी। खरगहना गांव में पीएम उज्ज्वला योजना में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद कलेक्टर विकास मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हाँ, ये विषय हमारे पास नॉलेज में है पूर्व से। पुराने कलेक्टर साहब के टाइम पे इसमें एफआईआर भी हो चुकी है, तो हम लोग ये तथ्य जरूर चेक करा रहे हैं कि एफआईआर के बाद क्या कार्रवाई हुई है, और अगर इसमें अभी भी वही तथ्य सेम है तो फिर अगली विधिक कार्रवाई की जाए। 5 साल से अपने गैस चूल्हे के लिए भटक रही महिलाएं कलेक्टर से आश्वासन मिलने के बाद उम्मीद है कि जल्द उन्हें इनका हक मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इधर पूरे मध्य प्रदेश में बीते 1 महीने से जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में उज्जैन की प्राचीन बावड़ियों का भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में 5 जून से जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली नदियों, उनमें मिलने वाली सहायक नदियों और जल संरचनाओं का पुनर्जीवीकरण एवं संरक्षण करना है। वैसे तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी शुरुआत में कहा कि अभियान को 16 जून तक चलाया जाएगा, लेकिन इस अभियान में लोगों की रुचि देख और इसको सफल होता देख सीएम ने इसे आगे बढ़ा दिया। जय मां हर गंगे। हमारे यहाँ गंगा दशमी का पर्व इस वर्ष 16 जून को है, और मध्य प्रदेश सरकार ने 5 जून पर्यावरण दिवस से लगा करके 16 जून गंगा दशमी, गंगा दशहरा तक विविध प्रकार के जल संरक्षण के कार्यक्रम का आयोजन किया है। अभी जो जनता ने जिस ढंग से इसको अंगीकार किया है, जन भागीदारी जो बढ़ी है, ऐसा लगा कि इसका अवधि बढ़ाना चाहिए। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत उज्जैन की प्राचीन बावड़ियों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। उज्जैन स्मार्ट सिटी नगर निगम और जिला प्रशासन संयुक्त टीम वर्क करके प्राचीन बावड़ियों का सौंदर्यीकरण कर रही है और बावड़ी को सुरक्षित करने के साथ पूरे क्षेत्र में पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। नगर निगम के कमिश्नर अपनी टीम और जल विभाग की टीम के साथ मोदी का चोपड़ा सहित 11 बावड़ियों का सौंदर्यीकरण कर उनका पूर्ण वैभव लौट सके, इसके लिए काम कर रहे हैं। कुछ अति प्राचीन बावड़ियों का अच्छे से अच्छा उपयोग हो सके, उसे लेकर इन सब का निरीक्षण नगर निगम कमिश्नर, जल विभाग की टीम और तमाम अधिकारियों ने किया और उचित दिशा निर्देश देकर काम को तेज गति से करने का निर्णय भी लिया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी जब उज्जैन प्रवास पर थे
तब उन्होंने भी खुद श्रमदान कर मोदी के चोपड़े में आकर यहाँ पर वृक्ष लगाने के साथ साथ साफ सफाई अभियान भी चलाया था। देखिए, मध्य प्रदेश शासन का जो जल संवर्धन अभी अभियान चलाया गया था, उसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मोदी का चोपड़ा का भ्रमण किया गया था और निर्देश दिए गए थे कि इसका उन्नयन का कार्य किया जाए। इसके अलावा जो वाटर बॉडीज़ हैं, इसमें करीबन 10 हम लोगों ने तालाब लिए हैं और 11 बावड़ियाँ हैं, उनकी एक विस्तृत कार्य योजना बनाई जा रही है। उज्जैन शहर में सनातन धर्म के प्राचीन देव स्थल हैं और इन स्थलों के बीच अलग अलग जगह पर प्राचीन बावड़ियां भी बनी हुई हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन की प्राचीन वैभव को लौटाने में लगे हैं, इसलिए जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम प्राचीन बावड़ियों को सहेजने का काम युद्ध स्तर पर कर रही है। यह जो बावड़ी है पूरी 7 मंजिला बावड़ी है। आपने सुना होगा कि 7 मंजिला तो मल्टियाँ होती हैं, बंगले होते हैं, लेकिन ये 7 मंजिला बावड़ी है और इस बावड़ी का जब वैभव लौटेगा तो आप और हम इसे देखने आएंगे, इसे निहारने आएंगे कि ये हमारा प्राचीन वैभव आखिर लौट चुका है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। बात करेंगे खरगोन की, जहां एक 8वीं पास लड़के ने कचरे और कुछ सामग्री मिलाकर रोबोट समेत कई सामग्री बना दी है। मोबाइल पर ही रोबोट बनाने के लिए इंटरनेट मीडिया पर अलग अलग साइट पर जाकर सर्च किया, रोबोट बनाना सीखा और छोटी सी उम्र में संसाधनों की कमी के बीच भी कमाल करने वाले लड़के की कहानी जानने के लिए ये खास रिपोर्ट देखिए। साल 2011 में आई शाहरुख खान की फिल्म रावण बच्चों को खूब पसंद आई थी, लेकिन इस फिल्म ने सनावद के छोटे से गांव बासवा में ढाबे पर काम करने वाले रसोइये के बेटे को वैज्ञानिक बना दिया है। यहाँ 20 साल के अमन कालरा ने कचरे से रोबोट बना दिया, जो आने वाले वक्त में भारतीय सेना के लिए मददगार साबित हो सकता है। खास बात यह है कि दुनिया के किसी भी गन को इस रोबोट में अटैच कर ब्लूटूथ के जरिए 5 किलोमीटर दूर से मोबाइल से ऑपरेट किया जा सकता है। अमन ने महज 6,000 रुपए के कबाड़ से ये रोबोटिक गन तैयार की। मैंने एक डिफेंस रोबोट बनाया है जिसमें दुनिया की कोई भी गन अटैच की जा सकती है और इसे हम सेना में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जंग के दौरान हमारे लाखों जवान अपनी जान गंवाते हैं। उन्हीं की जान बचाने के लिए मैंने ये रोबोट बनाया। अमन कालरा का देश के प्रति कुछ कर गुजरने का जज्बा ये संदेश देता है कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। देश के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। तो देखिए, छोटी सी उम्र में इस लड़के ने कम संसाधनों में ही कमाल कर दिखाया। इधर बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर के मस्तूरी किरारी से एक ऐसा मामला सामने आया जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। इस घटना से कई सवाल भी खड़े होते हैं और सवाल ये भी कि क्या कोई माँ इतनी निर्दयी हो सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। एक माँ कैसे हो सकती है कातिल? आखिर माँ ने क्यों रची हत्या की साजिश? क्या बेटी होना गुनाह है? माँ जिसे भगवान का दर्जा दिया गया है। कहते हैं कि माँ हमें हर संकट से दूर रखती है, लेकिन क्या हो जब एक माँ ही अपने बच्चे की कातिल बन जाए और कारण सिर्फ ये है कि उसे पहले से 2 बेटियां थी और तीसरी बेटी होने पर समाज और ससुराल वालों के ताने, दिल को झकझोर देने वाली ये घटना बिलासपुर के मस्तूरी से सामने आई है, जो सोचने पर मजबूर करती है कि अपनी ही बेटी को कोई कुएं में कैसे फेंक सकता है। क्या उस वक्त उस माँ के हाथ नहीं कांपे होंगे? यहाँ एक माँ ने अपनी तीसरी बेटी को कुएं में फेंक दिया। सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे, लेकिन ये घटना पूरी तरह से सच है। दरअसल पुलिस को महज 24 दिन की मासूम कुएं में मिली। परिजनों ने कहा कि मासूम घर से लापता हो गई। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो पता चला कि मां ने ही ससुराल वालों के ताने से तंग आकर अपनी बच्ची को कुएं में फेंक दिया है। मस्तूरी के खिरारी में 45 साल की हसीना गोयल ने अपनी मासूम को कुएं में फेंकने का गुनाह भी कबूल कर लिया है। पुलिस को उसने बताया है कि उनकी एक के बाद एक लगातार 3 बेटी हो गई थी। लोग उन्हें कोसने लगे थे, खास तौर पर समाज के लोग उन्हें कहने लगे थे और इसी लोक लाज के डर से उसने अपनी बच्ची को कुएं में फेंकने का दुस्साहस किया है। पुलिस ने मामले की गुत्थी तो सुलझा ली है और बच्ची की मां हसीना को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक रिमांड में भेजने की तैयारी कर रही है। मस्तूरी के किरारी गांव में हसीना गोयल नाम की एक महिला ने अपने ही बच्चे को कुएं में फेंक दिया और उसने पूरा ड्रामा रचा कि किसी ने उसके बच्चे को गायब कर दिया है। पुलिस जब उसे ढूंढने में पड़ी
तो बच्ची की लाश जो है कुएं में मिली और कुएं में लाश मिलने के बाद पुलिस ने जब इस बात की तस्दीक की कि आखिर किसने ऐसा किया, तो बड़ा ही हैरत अंगेज मामला सामने आया कि उसी माँ ने जो है अपनी बच्ची को कुएं में फेंक दिया था लोक लाज के डर से। इस लोक लाज के डर से कि समाज वाले उसे क्या कहेंगे, 3 बेटियां हो गई हैं उसकी, और इसीलिए उसने जो है इस कारनामे को अंजाम तक पहुंचा दिया। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़। और आगे भी बात छत्तीसगढ़ की ही करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में दूसरी बार जनदर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रमवीरों के मेधावी बच्चों को 2-2 लाख रुपए के चेक भी बांटे। मुख्यमंत्री ने नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत 13 बच्चों को चेक बांटे। इस राशि में 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि और स्कूटी खरीदने की 1 लाख रुपए की राशि शामिल है। योजना के तहत रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चे जो कक्षा 10वीं और 12वीं में शिक्षा सत्र 2023-24 में टॉप 10 सूची में रहे, उन्हें इस योजना का लाभ दिया गया। मुख्यमंत्री ने अपने जनदर्शन में मेधावी छात्रों का भी सम्मान किया है और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो छात्र हैं और उनके पिता, उनके हाथ में ये 2 लाख रुपए का चेक है। मुख्यमंत्री ने आज जनदर्शन के दौरान जो है ये चेक उन्हें थमाया है। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम डेनिसा प्रधान है। मैं महासमुंद जिले से तहसील सरायपाली ग्राम कसलवा से हूँ। कितना परसेंट आए थे आपके? मेरा 10th में 97.33% आया है और 9th रैंक। आज 2 लाख रुपए मिले, क्या करोगे अब? मैं इसके आगे की पढ़ाई में इस्तेमाल करूँगी। आज मुख्यमंत्री ने बेटी को सम्मानित किया, बहुत खुश होंगे आप, गदगद होंगे? बहुत खुश है हम लोग। और छत्तीसगढ़ में शिक्षा का हाल बदहाल है। आलम ऐसा कि यहाँ पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों मौजूद हैं, लेकिन स्कूल चलाने के लिए ना तो कोई इमारत है, ना ही यहाँ कोई सुविधा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर प्रदेश में शिक्षा का स्तर ऐसा रहेगा तो देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों का खुद का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। पूरा मामला क्या है, बदहाल स्कूल पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते रही, लेकिन बस अब तक नहीं बदल सका तो वो है बस्तर संभाग के सुकमा जिले की बदहाल शिक्षा का स्तर। नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन समस्याएं बच्चों का पीछा नहीं छोड़ रही। कोंटा विकासखंड के 17 गांवों में स्कूल भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है। समय अवधि पूरा होने के बाद भी भवन अधूरे पड़े हैं। हालात ये हैं कि ग्रामीण इलाकों में स्कूलों का संचालन कहीं झोपड़ी में तो कहीं इमली के पेड़ के नीचे किया जा रहा है। कोंटा विकासखंड में इंदिराम पंचायत के प्राथमिक शाला गेड़ापाड़ के 9 बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं, तो वहीं भेंजी पंचायत में प्राथमिक शाला वेंदेरपारा के 27 बच्चे झोपड़ी में पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी तो साफ तौर पर जानकारी का अभाव होने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पेड़ के नीचे स्कूल संचालन की जानकारी उन्हें नहीं थी। स्कूल भवन की जांच कराई जाएगी और वैकल्पिक व्यवस्था कराई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ डीओ ने भी जांच के निर्देश जारी कर दिए हैं। अभी आपको के माध्यम से जो जानकारी मिली है, चल में इस उंदेरपारा में भवन स्वीकृत है प्रत्येक कक्ष और वो निर्माणाधीन है और संबंधित एजेंसी से बात करके इसको शीघ्र पूर्ण कराया जाएगा। जहाँ भवन में संस्था है वहाँ पे सभी जगह भवनों का स्वीकृति हो चुका है, पूरे भवन निर्माणाधीन है। 2-3 महीने के अंदर बहुत सारे स्कूलों को झोपड़ियों के पक्का भवन उपलब्ध हो जाएगा और 15 अगस्त के बाद से बहुत सारी जगह भवनों में स्कूलें चालू हो जाएंगे। ऐसा तो मेरे संज्ञान में है कि कोई भी पेड़ के नीचे लगाना क्या नहीं है। उनके द्वारा क्यों ऐसा किया गया, मैं उनको संबंधित को मैं जानकारी लेकर के उनको स्पष्टीकरण जारी करूंगा। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये लाइन बस्तर संभाग के सुकमा में फिट नहीं बैठती, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो तभी मुमकिन है जब स्कूल भवन होंगे। ऐसे में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने वाले लाखों दावे फैल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। विस्तार न्यूज के लिए सुकमा से शहनवाज खान की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पन्ना की। पन्ना टाइगर रिजर्व हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। इस बार भी यहां लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचे, तो वहीं रिजर्व प्रबंधन की खूब कमाई भी हुई। लेकिन अब पर्यटकों के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि 1 जुलाई से अगले 3 महीने के लिए ये रिजर्व पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। तो वही सीजन क्या कुछ खास रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। देश के दिल मध्य प्रदेश में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भोपाल हो या उज्जैन,
सभी जगह पर्यटकों को खूब भा भी रहे हैं। इसी लिस्ट में नाम आता है पन्ना टाइगर रिजर्व का। पन्ना टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों को आसानी से बाघों के दीदार हो जाते हैं और यही वजह है कि देश के साथ साथ पन्ना टाइगर रिजर्व में विदेशी पर्यटकों की संख्या भी काफी ज्यादा होती है। इस बार भी पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखा गया और इसी के साथ इस बार सीजन में पन्ना टाइगर रिजर्व में रिकॉर्ड तोड़ आय भी हुई है। लेकिन अभी पर्यटकों के लिए एक बुरी खबर है। टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए 1 जुलाई से 30 सितंबर तक बंद रहेगा, जिससे टूरिस्ट 3 महीने तक टाइगर सफारी का मजा नहीं ले पाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि पन्ना टाइगर रिजर्व में क्या कुछ खास रहा। यहाँ पर आसानी से होते हैं बाघों के दीदार। 47 डिग्री तापमान के बावजूद पर्यटकों की भीड़ रही। पहली बार एक सीजन में 6 करोड़ से ज्यादा की आय हुई। 1 अक्टूबर से 30 मई तक 2 लाख से ज्यादा पर्यटक यहां पर पहुंचे। बाघिन P652 और बाघिन P151 और उसके शावक आकर्षण का केंद्र रहे। 10% राशि इको टूरिज्म में तो 33% इको विकास समितियों में खर्च की जाएगी। वैसे तो 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के ये टाइगर रिजर्व के कोर गेट एरिया को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि बफर क्षेत्र पांडव फॉल, रानेह फॉल खुला रहेगा। पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर ने बताया कि इतिहास में पहली बार यहां 2 लाख से अधिक देशी और विदेशी पर्यटक पहुंचे हैं। ये पर्यटन वर्ष हमारे लिए बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला रहा और इस पर्यटन वर्ष में बहुत से टाइगर्स अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को दिखे और बहुत से जो टाइगर्स थे वो अपने बच्चों के साथ थे और इसीलिए एक पूरे 4 या 5 के परिवार को देखने के लिए काफ़ी टूरिस्ट बहुत गर्मी में भी यहाँ पर पधारे। तो पन्ना टाइगर रिजर्व में टिकट फुल रहने का पूरा श्रेय बढ़ते टाइगर परिवार और उनके प्यारे प्यारे शावकों को जाता है। वहीं अब इसके साथ पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर जोन के गेट बारिश की वजह से बंद कर दिए गए हैं। विस्तार न्यूज के लिए पन्ना से सौरभ साहू की रिपोर्ट। अगर आप मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी घूमने जाने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि यहाँ इन दिनों लाल मुंह वाले बंदरों का आतंक छाया हुआ है, जिसके चलते यहाँ आने वाले पर्यटक बंदरों के हमले का लगातार शिकार भी हो रहे हैं। नर्मदापुरम जिले में स्थित प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी इन दिनों पर्यटकों के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ माह से यहाँ आने वाले पर्यटकों पर लाल मुंह वाले बंदरों का हमला हो रहा है। शासन प्रशासन स्तर से पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने की बात होती रहती है, पर पर्यटन स्थल कितने सुरक्षित हैं ये तो पचमढ़ी में घायल हुए पर्यटकों से पूछिए। दरअसल धीरे धीरे यहाँ के बंदर बेकाबू होते जा रहे हैं। पहले तो यहाँ कुछ सामान ले जाने की अदा-कदा घटनाएं सुनने को आती थी, पर अब लगातार यहाँ के बंदर पर्यटकों पर हमला कर रहे हैं, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटक सुरक्षित नहीं है। और ये कोई एक मामला नहीं है। इसी तरह कुछ दिन पहले एक बंदर पर्यटक का बैग उनकी कार से निकालकर भाग गया, जिसमें 1 लाख रुपए रखे थे। बंदर ने बैग एक मकान के ऊपर जाकर खोल दिया और 550 के नोट वहाँ फैला दिए। मैं नॉर्मल खड़ी थी, वहाँ पे नॉर्मली खड़ी थी, भैया ऐसा नहीं कि मैं कुछ दे रही हूँ या कुछ उसको वो एग्रेसिव कर, कुछ भी ऐसा नहीं था। मैं नॉर्मल खड़ी थी, अचानक से वो आया और अटैक किया हाथ में ऐसा, और बहुत डीप अटैक किया। हमारा ये है कि यहाँ पे कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन है, कोई ऐसा देता कि भैया कि बंदर है थोड़ा दूर रहो या तो वहाँ पे जाओ मत, जबकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं था। उसके बाद उसने मतलब ऐसा अटैक किया, या तो बंदरों को वहाँ से, अब इतने सारे बंदर है उसको क्या हो सकता है सब। पचमढ़ी का अधिकांश भाग सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में आता है और टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर का कहना है कि लाल मुंह वाले बंदरों को वन्य प्राणी सूची से बाहर कर दिया है, तो लोकल प्रशासन जोर कार्रवाई करे। साथ ही उन्होंने पचमढ़ी आने वाले पर्यटकों को हिदायत भी दी है कि पचमढ़ी के किसी भी क्षेत्र में बंदरों को कोई खाने की वस्तु ना दें और उनसे दूरियां बनाकर रखें। पचमढ़ी में जो इशू है वो पर्टिकुलरली हमको धूपगढ़ से आया है। तो वहाँ पर जो बंदरों से लोगों का चोट पहुँचाने का, सो हमने तत्काल जो वहाँ का हमारा जो गाइड है, ड्राइवर्स है एंड होटल एसोसिएशन को बताया गया कि जो खाने का पदार्थ है वो लेके धूपगढ़ में बाहर लेके ना जाए। सो हमने उसको सेंसिटाइज किया लोगों का। इसके अलावा हमारे पास हमने 2-3 स्टाफ को ऑन ड्यूटी लगाया है कि ऐसे कोई घटना ना हो। सो ये हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि खाना लेके जाना। दूसरा कहीं कहीं
पचमढ़ी शहर के आसपास में भी लोग खाना खिलाने के लिए प्रयास करते हैं, तो उसको भी हम लोगों ने। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी में बंदरों के आतंक से लगातार पर्यटकों में कमी आई है। ये पहली बार नहीं है जब पचमढ़ी में बंदरों ने पर्यटकों पर हमला किया हो। पिछले साल भी कई ऐसे मामले सामने आए थे। बंदरों की बढ़ती संख्या और उनके आक्रामक व्यवहार से पर्यटक के साथ ही स्थानीय लोग भी चिंतित हैं। विस्तार न्यूज के लिए नर्मदापुरम से आशीष मालवी की रिपोर्ट। बात मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां बगलामुखी मंदिर की, जहां अब श्रद्धालुओं के लिए एक नोटिस लगा दिया गया है। क्या है इस नोटिस में और क्यों जरूरत पड़ी इस नोटिस की, इस रिपोर्ट से समझिए। देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की तरह ही आगर मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां बगलामुखी मंदिर पर अमर्यादित वस्त्र पहनकर आने वाले दर्शनार्थियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। मां बगलामुखी के मंदिर में अब आप कुछ भी पहनकर गर्भगृह में एंट्री नहीं कर सकते हैं। अगर आपको मां के दर्शन करने हैं तो कपड़े सलीके से पहनने होंगे। ऐसा ना होने पर आपको बाहर से ही दर्शन करके लौटना पड़ेगा। समिति ने बाकायदा मंदिर के बाहर बोर्ड लगाकर श्रद्धालुओं से मर्यादा में रहने की अपील की है। हमारे विभाग ने जो जारी किया है, आदेश जो लिखा हुआ है, उसी के प्रकार उसी के अनुरूप सभी को वस्त्रों पर पहनकर आएं। पुरुषों के लिए भी फुल वस्त्रों को पहनकर आना अनिवार्य है। महिलाएं, बाल बच्चियां जो आती हैं अमर्यादित वस्त्र पहनकर आती है, उससे हमारे धर्म को। और चलिए एक बार फिर से खबरों की ओर बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री होने के बाद लगातार बारिश हो रही है। कई जिलों में तेज बारिश तो कई जिलों में हल्की बारिश देखने को मिल रही है, जिससे तापमान में भी अब काफी गिरावट देखने को मिली। विस्तार न्यूज से बातचीत करते हुए मौसम वैज्ञानिक VS यादव ने कहा कि अगर आज की बात करें तो आज ग्वालियर चंबल इलाके में तेज बारिश का अनुमान है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले एक हफ्ते में राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश होगी। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री के बाद लगातार जमकर बारिश हो रही है। राजधानी भोपाल में भी लगातार सुबह से ही मौसम बदला हुआ है और बादल छाए हुए हैं। बारिश के अनुमान जताए जा रहे हैं। ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौसम वैज्ञानिक VS यादव जी हैं। सर, लगातार बारिश तो हो रही है, देख रहे हैं कई जिलों में तापमान में गिरावट आई है। आज का अगर मौसम की बात करें आजकल की, तो कैसा रहने वाला है? आज भी बारिश के पूरे आसार बने हुए हैं, जैसा कि एक पाकिस्तान से लेकर एक ट्रफ लाइन बांग्लादेश तक जा रही है जो अपने नॉर्थ MP के ऊपर से गुजर रही है, और एक नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश पे ऊपरी हवाओं का चक्रवाती केंद्र बना हुआ है। एक चक्रवाती केंद्र नॉर्थ ईस्ट MP पे बना हुआ हैगा और एक गुजरात के ऊपर बना है। तो गुजरात की वजह से पूरा मॉइस्चर वगैरह इंकर्शन पूरा प्रदेश में अच्छा खासा आ रहा है। उसकी वजह से बादलों की आवाजाही दिख रही है और प्रदेश भर में बारिश की उसकी उम्मीद की जा रही है। इसमें बारिश की बात करें, विशेषकर जो ग्वालियर चंबल का हिस्सा है उसमें अब बारिश की अच्छी खासी उम्मीद की जा रही है। वहाँ पे हैवी रेनफॉल का अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ में टीकमगढ़, निवाड़ी, रीवा, मोहगंज में भी रेनफॉल का हैवी अलर्ट है, जहाँ पे बारिश 64 mm से लेके 115 mm तक हो सकती है। बड़े शहरों की अगर बात करें, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, इन शहरों में कैसा तापमान या कैसे बारिश के अनुमान? नहीं, यहाँ भी बारिश की सी अच्छी खासी बनी हुई है। भोपाल की बात करेंगे तो पर्टिकुलर वो लगातार रुक रुक के कई वर्षा के कई दौर हो सकते हैं जिसमें बारिश हो सकती है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 3 सेंटीमीटर तक दर्ज किया गया है पूरे भोपाल की बात करेंगे। भोपाल और एयरपोर्ट दोनों जगह में 3-3 mm तक बारिश, 3-3 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो ये मौसम वैज्ञानिक VS यादव जी थे जिन्होंने बताया कि अभी आने वाले समय में लगातार बारिश की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी भोपाल में भी लगातार बारिश हो रही है। कई ऐसे जिले हैं, आज की अगर बात करें तो ग्वालियर चंबल में ज़्यादा बारिश के अनुमान जताए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन राजाराम के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। और इसी के साथ 15 संभाग 15 खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।